हेलो लवली व्यूअर्स, आज हम पढ़ने वाले हैं डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। तो जैसे हमने रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ा है जिसमें एक रिएक्शन में ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन हो, उसे हम रिडॉक्स कहते हैं। उसी तरह डिस्प्रपोर्शनेशन होती है जिसमें एक ही एलिमेंट में रिडक्शन भी दिखाई दे रहा होता है और उसी का ऑक्सीडेशन होते हुए भी दिखाई देता है। और उसे ही हम ऐसी ही रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन कहते हैं। These are those reactions where same element get reduced as well as oxidized, है ना। तो अब हम जो ये डिस्प्रपोर्शनेशन है इसे और अच्छे से समझेंगे, एग्जाम्पल से समझेंगे। तो एक क्वेश्चन आता है जिसमें आपके एग्जाम्पल और डिस्प्रपोर्शनेशन को आप अच्छे से इसमें समझ जाएंगे। तो क्वेश्चन है, वाई नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस आर नोन टू शो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। तो नाइट्रोजन फॉस्फोरस दोनों के दोनों क्यों ऐसा जाना जाता है कि डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन ये दोनों करती हैं। गिव एग्जाम्पल। ठीक है, तो हम जानते हैं सबसे पहला जो है इसका कि जो आपके पास नाइट्रोजन है, इसको मैंने जब आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स दिखाई थी, नाइट्रोजन में बहुत सारी वैरायटी आती है ऑक्सीडेशन स्टेट की और फॉस्फोरस में भी आती है ना। तो इन दोनों के केस में क्योंकि ज़्यादा इनके पास ऑक्सीडेशन स्टेट है तो ये ज़्यादा ऐसी रिएक्शंस दिखा पाएंगे जहाँ पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा होगा, है ना। तो एक एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ यहाँ पे जिससे कि आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों का क्लियर हो जाएगा, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस दोनों के केस में। सबसे पहले हम देखेंगे नाइट्रोजन के केस में। HNO2 गिव्स, इसको हम हीट करेंगे। सबसे पहले HNO2 यहाँ पर है, एक एक का आपको नाम अच्छे से पता होना चाहिए। HNO2 को हम बोलते हैं नाइट्रस एसिड। ठीक है, नाइट्रोजन की है ना, नाइट्रस एसिड है ये। इसे हमने हीट किया और हीट करने के बाद हमें मिला HNO3 में टूटा ये, और ये टूटा NO में प्लस वाटर में। ठीक है, वाटर तो हमेशा तब आएगा जब लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों प्रेजेंट हो, तो हमेशा क्या बनेगा, तब वाटर बनता है। ठीक है, तो ये रिएक्शन अभी बैलेंस नहीं है। ठीक है, बैलेंस करने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ ऑक्सीडेशन से मतलब है, ऑक्सीडेशन स्टेट से मतलब है अभी, है ना। तो देखते हैं इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट नाइट्रोजन की। HNO2 में N की यहाँ पे क्या होगी स्टेट, यहाँ पे देखिए जो हमारे पास ऑक्सीजन है इसकी है -2। ठीक है, अब यहाँ पे जो हाइड्रोजन है इसकी होगी +1, है ना। अब +1 और यहाँ पर होगी -2, और वो भी -2 कितने की है, 2 की है। तो यहाँ पे टोटल कितने हो गए, -4। तो जब -4 और +1 हम करेंगे, क्योंकि ये जो मॉलिक्यूल है न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, तो इसका ओवरऑल चार्ज कितना होगा, 0 होगा। अब इस तरफ अगर +1 है और अगर आपको n का चार्ज नहीं पता तो उसे हम अगर x ले लें, और ये क्या है -4 है, तो आप कैसे निकालेंगे, सिंपल मेथड है कि आप क्या करेंगे, x इधर रख लेंगे और इधर ले आएंगे 4 को प्लस, और ये हो जाएगा माइनस में, अब 1 जो होगा माइनस में आ जाएगा, तो ये आपका सिंपली 3 आ जाएगा इसका आंसर। यानी कि इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी, इसकी 3 होगी। तो अगर आपको थोड़ी दिक्कत होती है तो यहाँ पर आपको ऐसे कर लेना चाहिए, मगर आपको यहाँ पर क्या करना चाहिए, माइंड कैलकुलेशन से आप कैलकुलेट करना चाहिए। -4 और +1 कितना हुआ, 3 हुआ, तो वही होगी यहाँ पे नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट, ये हो गया 3। अब नाइट्रोजन की यहाँ पे 3 है। अब HNO3 के केस में देखेंगे हम N की, H का यहाँ पे हमेशा +1, ठीक है, और ऑक्सीजन यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 थे, -2 अगर 1 की है तो 3 की कितनी होगी, -6 होगी। -6 + 1 5, तो यहाँ पर अभी हो जाएगा इसका 5 ऑक्सीडेशन स्टेट नाइट्रोजन की। तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे पहले 3 थी, अब यहाँ पर क्या होगी, +5। अब यहाँ पर देखते हैं NO के केस में यहाँ पे क्या है इसका, ऑक्सीजन यहाँ पर कितना होगा, ऑक्सीजन होगा -2, तो यहाँ पर जो नाइट्रोजन होगा वो क्या होगा, +2। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर क्या हो रहा है, एक तो हाइड्रोजन जो है, यहाँ पर जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन की एक स्टेट है, एक जगह बढ़ रहा है उसका चार्ज, और जब भी चार्ज बढ़ता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, जब भी चार्ज बढ़ता है तो उसे हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं। और अगर हम बात करें यहाँ पर नाइट्रोजन से ये +2 हो रहा है, कम हो रहा है चार्ज, तो इसे हम क्या कहते हैं, ये क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है ना। यानी कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है तभी तो +2 चार्ज हुआ है। और यहाँ पर अगर बात करें तो 3 से ये 5 हो रहा है, यानी कि यहाँ पे लूज़ किए हैं इसने 2 इलेक्ट्रॉन, जब लूज़ किए होंगे तो यानी कि माइनस साइन, ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन का माइनस साइन होता है, तो -+ 5 इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि चार्ज जो है इसका। ठीक है, तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। यहाँ पर क्या हो रहा है, सबसे पहले ऑक्सीडेशन,
दूसरे में क्या हो रहा है, रिडक्शन। ठीक है, दोनों ही जो हो रहा है एक ही एलिमेंट का हो रहा है, नाइट्रोजन का एक ही रिएक्शन में होता है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। तो ये वाली बात आप नोट कर लीजिए। अब हम देखेंगे सेकंड फॉस्फोरस के लिए। यहाँ पर भी एक ऐसी रिएक्शन है, H3PO3 गिव्स, इसको भी हमने हीट कर दिया है। हीट करने के बाद हमेशा चीज़ें जो होती टूट जाती हैं। ठीक है, H3PO3 और फिर यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, H3PO4 में कन्वर्ट हो जाएगा, जो उसकी ज़्यादा स्टेबल फॉर्म है, H3PO4 प्लस बचे हुए फॉस्फोरस और हाइड्रोजन PH3 बना लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये बन गया हमारे पास। इनके नाम देख लेते हैं सबसे पहले। H3PO3 जो होता है यहाँ पर फॉस्फोरस एसिड, ऐसा हम बोलते हैं, फिर फॉस्फोरस एसिड। ओके, H3PO4 को हम बोलेंगे फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरस एसिड इज कन्वर्टेड इनटू फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड। PH3 को हम बोलेंगे यहाँ पे फॉस्फीन, ठीक है, ये बन गया फॉस्फीन। ओके, तो अब इनको अगर बैलेंस करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप अगर बैलेंस करेंगे तो ये 4, ये हो जाएगा 3 और ये यहाँ पर सेम रहेगा। बैलेंस कर लीजिएगा बिल्कुल, यहाँ पे ये सबका बैलेंस आएगा। अब यहाँ पर हम निकालेंगे सबसे मेन चीज़, सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट, सिर्फ फॉस्फोरस की। तो यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन कितना है, +3 है, +3 फॉस्फोरस X और ऑक्सीजन यहाँ पे हो जाएगा 3 × -2 यानी कि 6, वो भी माइनस का, है ना। अब यहाँ पर हम 0 रखेंगे क्योंकि ये एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। ओके, तो यहाँ पर अब देखिए ये क्या बन जाएगा, X इधर ही रह जाएगा, बाकी चीज़ें इधर आ जाएंगी, यानी कि जो माइनस में था वो प्लस में और जो प्लस में था वो माइनस में। तो अब ये आ जाएगा 3, वो भी प्लस का, है ना, प्लस का 3 आ गया यहाँ पर। तो यहाँ पर जो फॉस्फोरस का चार्ज होगा वो कितना होगा, 3 होगा, ये रहा 3। अब यहाँ पर देखते हैं फॉस्फोरस का चार्ज कितना है। यहाँ पर होगा जो आपके पास फॉस्फोरस है, ऑक्सीजन 4 है यहाँ पे, यानी कि 4 × 8 -8, यहाँ पर ये -8 है। और ये कितना है हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन 3 है, क्योंकि अगर आप बैलेंस में देखेंगे तो बैलेंस में आपको और ज़्यादा बड़ी कैलकुलेशन लगानी पड़ेगी। जैसा है सिंपल सी रिएक्शन वैसे में करेंगे तभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि उतना ही वो उतने से ही डिवाइड होगा और उतना ही डिफरेंस आएगा। सो हाइड्रोजन जो है यहाँ पर, हाइड्रोजन हो जाएगा यहाँ पर +3, ठीक है। इन दोनों को अगर हम करेंगे तो ये आ जाएगा 5, और 5 को अगर हम इस तरफ ले आएँ, यानी कि -5 को इस तरफ ले आएँ तो यहाँ पे +5 हो जाएगा इसकी स्टेट। तो यहाँ पे हो जाएगी +5 इस फॉस्फोरस की। अब इस वाले फॉस्फोरस की तो आपको समझ में आ गई होगी, ये अगर +3 है तो ये कितनी होगी, -3, है ना। तो अब देखते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ऑक्सीडेशन में आपको ये नहीं दिख रहा है कि कहाँ गेन हो रहा है, कहाँ लूज़ हो रहा है। यहाँ पे आपको सिंपली दिखना है चार्ज कहाँ बढ़ रहा है और चार्ज कहाँ कम हो रहा है। तो अगर यहाँ पे देखेंगे हम तो फॉस्फोरस जो है 3 से +5 हो रहा है। +5 होने का यहाँ पे मतलब हुआ ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन। अब यहाँ पर देखिए 3 से -3 हुआ है, तो ये क्या हुआ होगा, रिडक्शन हुआ होगा, चार्ज कम हुआ है तो रिडक्शन, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है कभी भी, इलेक्ट्रॉन और चार्ज के बेसिस वगैरह हम कर रहे हैं तो चार्ज के बेसिस में हमेशा देखते हैं कि यह चार्ज बढ़ रहा है तो ऑक्सीडेशन, चार्ज कम हो रहा है तो रिडक्शन, इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है तो रिडक्शन, लूज हो रहा है तो ऑक्सीडेशन, ठीक है। इतना सिंपल है ये समझ में आ गया अब आपको। यहाँ पर वाई नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस आर नोन टू शो डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन का आप आराम से ये लिख सकते हैं कि वो क्या करते हैं, लार्ज नंबर ऑफ वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, इसीलिए यहाँ पर क्या है ये, इसीलिए ये नाइट्रोजन और फॉस्फोरस डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन दिखाते हैं। ऑफ कोर्स वही दिखाएंगे जिनके पास ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, ठीक है। अब हम देखेंगे रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन की तरफ अगर हम रिएक्टिविटी का ऑर्डर देखेंगे तो देखिए क्या होगा, सबसे पहले हमें कभी भी किसी का भी हमें पता करना है तो हम हमेशा क्या करते हैं, देखिए एक चीज़ है बेसिक जो सभी में अप्लाई होती है। जैसे कोई भी आपके पास मेटल है या फिर कोई भी आपके पास है तो M का अगर जैसे चार्ज यहाँ पर सभी का कॉमन हम जानते हैं +3 होता है, ठीक है।
तो m अगर +3 है और हाइड्रोजन का हम जानते हैं कि +1 होता है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे उनके कंपाउंड को जानने के लिए कि उसका कंपाउंड कैसे बनेगा। देखिए m यहाँ पर क्या होगा, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करो m ही रहेगा, h यहाँ पर क्या होगा 3 बन जाएगा, ठीक है, MH3, जो भी m कोई भी मेटल हो सकता है, ओके। तो ऐसा होगा जब अगर हम ये सब करें, क्योंकि यहाँ पे मेटलॉइड्स भी हैं, मेटल भी हैं, है ना, और नॉन मेटल्स भी हैं, तो ये केस यहाँ पर होगा। तो m+3 या फिर आपके पास कोई भी ऐसा केस आता है जब आपको पता नहीं चल रहा कि कंपाउंड कैसे बनेगा, तो हमेशा क्या करना, अगर आपको उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट पता है तो ऑक्सीडेशन स्टेट को क्रॉस मल्टीप्लाई करना, आपके पास जो भी कंपाउंड होगा, जितने भी उसमें एलिमेंट का नंबर होगा, वो आपको खुद ही अपने आप समझ में आ जाएगा। तो MH3 यहाँ पर होगा, यानी कि सभी के सब कैसे बनेंगे, यहाँ पर MH3 है तो यहाँ पर सिर्फ N की जगह, यहाँ पर M की जगह यहाँ पे N होगा, P होगा, AS होगा, SB होगा, BI होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, NH3 बनेगा सबसे पहले, NH3 मतलब अमोनिया, इनके नाम भी याद करती जाइए साथ में, अमोनिया, PH3, ASH3, सभी हो जाएंगे 3 हाइड्रोजन, ओके। नाम क्या होंगे, PH3 का भी हमने पढ़ा था, फॉस्फीन, आर्सीन, देखिए नाम कैसे मिल रहे हैं, आर्सीन, ये क्या होगा खुद सोचिए, स्टीविन, ठीक है, जो उसका रियल नाम है उससे मिल रहा है, स्टीविन, और बिस्मथ का बिस्मथीन, ठीक है। ये है इसका, इन सभी के नाम। जब NH3 PH3 जब ये हाइड्राइड से रिएक्ट करते हैं, ग्रुप 15 जो है एलिमेंट्स हाइड्राइड से रिएक्ट करते हैं, तो यही बनता है इनका हमेशा, ओके। इतनी बात समझ में आ गई। अब चलते हैं हम आगे। अब हम देखेंगे शेप एंड हाइब्रिडाइजेशन सभी का, ठीक है। तो अगर एग्जाम्पल अगर हम ले रहे हैं NH3 से ही लेंगे हम ज़्यादातर, क्योंकि वो फैमिली मेम्बर है, ठीक है। तो उसे हम ले लेते हैं NH3 का एग्जाम्पल लेके, NH3। तो NH3 में बताइए आप कैसी हाइब्रिडाइजेशन होगी, ऐसा बताने के लिए हमें पता होना चाहिए उसमें बॉन्ड पेयर कितने हैं, लोन पेयर कितने हैं, ये सब है ना, पता होना चाहिए हमें, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आपको डाउट होता है तो हमेशा हमें क्या करना चाहिए, एक डायग्राम बनानी चाहिए हाइब्रिडाइजेशन के लिए, ठीक है। एन का हम जानते हैं, यहाँ पर इसके पास कितने होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 5, 3 जो है ये हाइड्रोजन के साथ अगर बॉन्ड बना रहा है तो इस तरह से हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा, एक जो होता है इसके पास लोन पेयर रह जाता है, और ये रहा आपका लोन पेयर, ठीक है, लोन पेयर रह गया। अब आपको दिखाई दे रहे होंगे यहाँ पर क्या ऐसा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड, यहाँ भी सिग्मा, यहाँ भी सिग्मा, सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड है ना, ओके। तो अब देखिए यहाँ पर NH3 की जो आप पढ़ते हैं AB3L होती है, यानी कि 3 यहाँ पे बॉन्ड पेयर होता है और एक लोन पेयर होता है, इसी तरह से हम लिखते हैं ना, AB3L, AB3L2, इस तरह से हम लिखते हैं। अब अगर हम इसकी हाइब्रिडाइजेशन की बात कर रहे हैं तो इसमें कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी, कभी भी आपको ऐसा क्वेश्चन आता है तो हाइब्रिडाइजेशन का नाम सुनते हैं कभी भी घबराना नहीं है, बहुत ईजी होता है हाइब्रिडाइजेशन। अगर आपको पता है कि कितने बॉन्ड पेयर है, कितने लोन पेयर हैं, तो इतनी बात बस आपको ध्यान रखनी है। देखिए अगर आपको पता है बॉन्ड पेयर कितने, लोन पेयर कितने हैं, उनको आप क्या कर लीजिए, ऐड कर लीजिए, 3 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर, यानी कि 4, टोटल कितने यहाँ पे 4 है दोनों को मिला करके। फिर उसके बाद क्या करना है आपको, जो ये SP का ऑर्डर होता है ना, इसमें आपको बस इसको अरेंज करना है, 4 है तो 4S, पहले S में 1, फिर बचे 4 3, तो वो बचे हुए किसमें जाएंगे, P में जाएंगे, है ना। तो इसे बिल्कुल आप समझ लीजिए ऑर्डर, ये बिल्कुल ऑर्बिट की तरह है, S में 1 ऑर्बिट होता है, P में 3 का ऑर्बिट्स होते हैं, तो 4 में से 1 तो चला गया S में और P में चला गया 3, तो इस तरह से बन गया sp3 हाइब्रिडाइजेशन इसकी हो जाएगी। तो बस क्या करना है आपको, सिंपली क्या करना है आपको, यहाँ पर आपको कैलकुलेट करना है कितने हैं टोटल बॉन्ड पेयर और लोन पेयर, दोनों को ऐड करके आपको अरेंज करना है। उसमें S में 1, P में 3, इसी तरह D में 5, और इसी तरह से आप इसे हाइब्रिडाइजेशन को अरेंज कर सकते हैं और किसी की भी हाइब्रिडाइजेशन आप निकाल सकते हैं इस तरह से। बस क्या करना है, बॉन्ड पेयर लोन पेयर को ऐड ऑन कर देना है और हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगी। अच्छा, तो हमने sp3s की हाइब्रिडाइजेशन निकाल दी। अब इसका शेप देखिए, शेप की तो बात करी नहीं, शेप कैसा है इसका, शेप पहले था, यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये था पहले टेट्राहेड्रल, है ना, मगर यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि
ये कैसा है, एक लोन पेयर आ गया, लोन पेयर की वजह से ये 4 तो लग रहे हैं ना, आपको 4 दिखाई दे रहे होंगे, 4 साइड्स हैं इसकी, तो ये है टेट्राहेड्रल, बट क्योंकि थोड़ा सा लोन पेयर के आने की वजह से डिस्टॉर्ट हो गया, ये सब थोड़ा पास आ गए हैं, तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या बोलते हैं इसको, डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल, डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल इसका शेप का नाम है टेट्राहेड्रल, है ना। और इसे हम बोलते हैं सिंपली, आपने सुना होगा इसका नाम, बताइए क्या होता है इसका नाम, और इसे हम कहते हैं पिरामिडल, और हम इसे क्या बोलते हैं, पिरामिडल, है ना, पिरामिडल या फिर डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल। इतनी बात समझ में आ गई, शेप देख लिया, हाइब्रिडाइजेशन देख ली, अब चलेंगे हम नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारे पास बॉन्ड एंगल। अब हम देखेंगे ग्रुप 15 एलिमेंट के बॉन्ड एंगल की, जब हमारे पास हाइड्राइड्स, क्योंकि अभी हम पढ़ क्या रहे हैं, हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट। तो जब हाइड्राइड्स यानी कि हाइड्रोजन जब ऐड ऑन हो जाएगा नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ में, तब उनके बॉन्ड एंगल्स कितने रहेंगे, क्या फ़र्क रहेगा डाउन द ग्रुप, तो ये सब अभी हमें देखना है। तो देखिए, जो नाइट्रोजन से बिस्मथ तक है, यहाँ पर अगर हमने इसके जो कैलकुलेटेड वैल्यू है वो मैं आपको सबसे पहले बताऊंगी, इसका रीज़न भी बताऊंगी क्यों कम हो रहे हैं या फिर क्यों ज़्यादा हो रहे हैं। NH3 जो है इसका बॉन्ड एंगल रहता है एक, अगर आप बात करें हाइड्रोजन के बीच में, तो वो रहता है 107.8 डिग्री। फिर अगर NH3 की बात करेंगे तो NH3 का होता है 93.6 डिग्री, ASH3 का होता है 91.8 डिग्री, और एंटीमनी और H3 का होता है 91.3 डिग्री, और बिस्मथ का हाइड्राइड का होता है 90। तो डाउन द ग्रुप आपको समझ में आ रहा है कि जो बॉन्ड एंगल है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो बॉन्ड एंगल डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप। अब हमें क्योंकि ये बात तो पता चल गई, हमने कैलकुलेटेड वैल्यू से समझ लिया कि डाउन द ग्रुप जो है वैल्यू डिक्रीज होती जा रही है, बट ऐसा हो क्यों रहा है ना, डाउन द ग्रुप ये ऐसे डिक्रीज क्यों हो रहा है, इसका कोई रीज़न होना चाहिए, है ना। तो उसे समझने के लिए हमें एक क्वेश्चन करना पड़ेगा, और इसके बाद हम वो क्वेश्चन करेंगे जिसके लिए हमने ये ऑर्डर पढ़ा है कि नीचे आ जाते हुए बॉन्ड एंगल डिक्रीज होता है। तो एक क्वेश्चन है, इससे आपको काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएगा कि डाउन द ग्रुप हमारे पास बॉन्ड एंगल डिक्रीज होता है। तो ये क्वेश्चन पढ़ते हैं, वाई बॉन्ड एंगल ऑफ NH3 इज ग्रेटर देन दैट ऑफ PH3। ठीक है, फॉस्फीन और आपके पास अमोनिया है, तो अमोनिया जो है उसका बॉन्ड एंगल ज़्यादा है, हमने देखा था 107.8 डिग्री, और PH3 का 93.6 डिग्री, है ना, इतना था। तो इन दोनों का अगर हम कंपेयर करें तो ऐसा है क्या इनमें कि अगर हम नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन का जो है ज़्यादा बॉन्ड एंगल है और इसका कम है ना। तो देखिए, हम सबसे पहले ऐसी चीज़ों को कभी भी सॉल्व करने से पहले हमेशा हमें डायग्राम बनाना चाहिए, ठीक है, जब समझ में नहीं आ रही होती कोई बात। देखिए, ये रहा नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के पास होंगे, सभी के पास 5 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5, ठीक है। इनकी हाइड्राइड्स का ये डायग्राम है, इसे बनाना आपको आना चाहिए। ये रहा लोन पेयर, खाली इलेक्ट्रॉन पेयर इज लोन पेयर जो बॉन्ड मेकिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर भी फॉस्फोरस के केस में भी सेम रहेगा, 3 हाइड्रोजन और यहाँ पर एक लोन पेयर जो किसी के साथ भी बॉन्ड पेयर में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। अब फ़र्क देखिए यहाँ पे नाइट्रोजन और फॉस्फोरस में आपको यहाँ पर देखना है, क्योंकि हाइड्रोजन जो है दोनों में ही 3 है, एक लोन पेयर दोनों में है। फ़र्क यहाँ पे नाइट्रोजन और फॉस्फोरस में आ रहा है, वो क्या है, देखिए हम जानते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर, मेन हम हमेशा बोलते हैं फोनिकल ऑर्डर बोलते हैं, है ना। फोनिकल ऑर्डर यानी कि फॉस्फोरस, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड क्लोरीन, ये हम ऑर्डर हमेशा पढ़ते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, है ना। और इस ऑर्डर के हिसाब से जो हमारे पास नाइट्रोजन है इस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऑर्डर में आता है, जो कि फॉस्फोरस से तो कहीं ज़्यादा है ना। इतनी बात तो हम जानते हैं कि फॉस्फोरस से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, नाइट्रोजन है। इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब जो क्या करना चाहता है, जिसमें टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन को गेन करने की, है ना। तो इलेक्ट्रॉन गेन करता है स्टेबल होने के लिए, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट उसे बोलते हैं हम। तो नाइट्रोजन क्या करता है, इन हाइड्रोजन से अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, ये रिस्क इलेक्ट्रॉन्स,
ठीक है। बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो दोनों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। एक तो उसके पास खुद का है ही, हाइड्रोजन का भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा क्योंकि वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। ठीक है। अब उसी तरह अगर फॉस्फोरस की बात करें तो अगर मैं इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम दिखाने की कोशिश कर रही हूँ तो मैं इसे थोड़ा सा दिखाऊंगी कि मतलब बीच से थोड़ा आगे है, मतलब इसने भी अट्रैक्ट किया होगा क्योंकि हाइड्रोजन से तो ज़्यादा ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रही होगी फॉस्फोरस की, ऐसा आपको समझना है। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंपेरेटिवली ज़्यादा है, तो इससे क्या हुआ होगा खुद सोचिए। जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसी की ज़्यादा है तो इससे क्या हुआ होगा, ये सब के सब जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के बॉन्ड जो है पास पास आए होंगे क्योंकि उसने अपनी तरफ अट्रैक्ट किया होगा, है ना। पास आने से क्या होगा कि मैंने आपको बताया है जो लाइक चीज़ें होती है, लाइक ऑलवेज रिपेल्स ईच अदर, ये तो हमने पढ़ा हुआ है, एन अपोजिट अट्रैक्ट ईच अदर, ये हम बचपन से पढ़ते आए हैं। तो यहाँ पर भी एक चीज़ है जो सभी में सेम है, अब वो है बॉन्ड पेयर। बॉन्ड पेयर देखिए, ये भी बॉन्ड पेयर है एक, और ये भी एक बॉन्ड पेयर, अगर हम एक की बात करें, है ना, तो ये दोनों बॉन्ड पेयर हैं। तो एक बॉन्ड पेयर दूसरे बॉन्ड पेयर को यहाँ क्या कर रहा होगा, रिपेल कर रहा होगा क्योंकि वो एक जैसे हैं, है ना। हमने पढ़ी थी रिपल्शन, हमने पढ़ा है बॉन्ड पेयर लोन पेयर, बॉन्ड पेयर लोन पेयर, ये सब रिपल्शंस अट्रैक्शंस इन सब के बारे में हमने देखा था, है ना। सो यहाँ पर देखिए बॉन्ड पेयर रिपल्शन जो है, क्योंकि वो पास आ रहे हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से, वो क्या हो रहा है, पास पास आ रहे हैं, है ना। क्योंकि वो क्या हो रहा है, इनका जो नाइट्रोजन है इनके इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींच ले रहा है, तो वो पास पास आ रहे हैं हाइड्रोजन, और पास पास आने की वजह से इनके बीच में हाई बॉन्ड पेयर रिपल्शन डेवलप होगी, है ना। बॉन्ड पेयर रिपल्शन डेवलप होगी, उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि जो इसका बॉन्ड एंगल है आपको दिखाई दे रहा होगा कि कंपैरेटिवली अगर जब यहाँ पर अगर हम बोलें कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से अब वो बहुत कम हो जाएगा, ये देखिए, है ना, ये जो है और ज़्यादा अपने आप को पास ले आएंगे, तो ये कंपैरेटिवली आप ऐसा सोचिए ये इससे कम इसका बॉन्ड एंगल है ना। इतनी बात समझ में आ गई आपको। तो इससे इतनी बात समझ में आ गई कि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा उसका क्या होगा, उसमें कितना होगा, बॉन्ड पेयर रिपल्शन ज़्यादा होगा, जिससे क्या होगा कि उसका जो बॉन्ड एंगल है वो भी ज़्यादा हो जाएगा। तो ये देखिए हाई बॉन्ड एंगल, है ना, तो हाई बॉन्ड एंगल हो जाएगा। तो यहाँ पे सिंपली बात की कही गई है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड एंगल, है ना। तो बॉन्ड एंगल जितना ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, या फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड करती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी भी ज़्यादा होगी उतना ही ज़्यादा हमारे पास बॉन्ड एंगल होगा। तो इसका रीज़न पढ़ेंगे कि अमोनिया, बॉन्ड एंगल अमोनिया का ज़्यादा क्यों होता है। सो दिस इज बिकॉज in ammonia n is highly electronegative due to which it causes high bond pair repulsion। तो high bond pair repulsion की वजह से उनका बॉन्ड एंगल इंक्रीज हो जाता है, जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतना ज़्यादा उसका बॉन्ड पेयर, ऐसा आप समझ सकते हैं। अब फाइनली उसे हम क्वेश्चन आंसर फॉर्म में करने वाले हैं, जिसे हम जानना चाहते थे कि बॉन्ड एंगल डाउन द ग्रुप डिक्रीज क्यों होता है। सो अमंगस्ट हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 15 बॉन्ड एंगल डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, वाई। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है, डाउन द ग्रुप बॉन्ड एंगल डिक्रीज होता है। तो मैंने आपको बताया कि डाउन द ग्रुप जो है आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर अब मैं बोल रही हूँ डिक्रीज होती है तो इसका मतलब होती नहीं है, इसका मतलब आपको सोचना है कि क्यों होती है ना। मैंने आपको बताया था जब पहला वीडियो था पी ब्लॉक का, तब हमने देखा था कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है डाउन द ग्रुप इसीलिए डिक्रीज हो रही थी क्योंकि जो नंबर ऑफ शेल्स है, या फिर आप कह सकते हैं सिंपली एटॉमिक साइज डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता है। इससे क्या होता है, जो न्यूक्लियस और आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन है या फिर जो भी अपकमिंग इलेक्ट्रॉन है उसकी डिस्टेंस जो होती है बढ़ जाती है। इससे इनका अट्रैक्शन जो होता है कम हो जाता है डाउन द ग्रुप, क्योंकि साइज जो है बढ़ रहा है ना। तो इसीलिए मैंने बोला आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाउन द ग्रुप क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है ड्यू टू इंक्रीज इन द एटॉमिक साइज। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अब कम हो रही है, इसका क्या मतलब हुआ यहाँ पर, जैसे मैंने आपको बताया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जैसी होगी वैसा ही क्या होगा, उसका बॉन्ड एंगल होगा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो रही है, इसका मतलब यहाँ पे बॉन्ड एंगल भी कम हो रहा होगा। ओके, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड बॉन्ड एंगल आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, ये बात हमें समझ में आ गई, है ना। और वही यहाँ पे हमने लिखा हुआ है बिकॉज डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेज ड्यू टू विच बॉन्ड एंगल डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप। इतनी बात समझ में आ गई। तो अब हम देखेंगे डाउन द ग्रुप जो है इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, इंक्रीज होता है कि डिक्रीज होता है। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया है बॉइलिंग पॉइंट जो होता है दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। सबसे पहला होता है अगर उनकी मोलर मासेस अलग हैं तो हम सबसे पहले देखते हैं मोलर मास, और अगर उनके मोलर मास जो है आपको दिखाई दे रहे हैं कि लगभग सेम है तो आपको कैसे करना है, तो आपको हमेशा देखना है उसका
सरफेस एरिया, जैसा भी कंपाउंड है उसका सरफेस एरिया जितना ज़्यादा उतना उसका बॉइलिंग पॉइंट होगा, है ना, हमने ये देखा था। सो NH3 जो है, यहाँ पर NH3 से अगर बिस्मथ की एराइड तक जाएं तो यहाँ पर दिख रहा होगा आपको साइज़ क्या हो रहा है, मोलर मास जो है इंक्रीज़ हो रहा है, मोलर मास जो है डाउन द ग्रुप इंक्रीज़ हो रहा है। और मोलर मास अगर इंक्रीज़ हो रहा है इसका मतलब क्या हुआ, सिंपली बॉइलिंग पॉइंट भी डाउन द ग्रुप इंक्रीज़ हो रहा होगा। सिंपल, कुछ था इसमें मुश्किल, बिल्कुल भी नहीं था, है ना। अब एक क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद बॉइलिंग पॉइंट वाला टॉपिक भी खत्म हो जाएगा। तो अब एक क्वेश्चन करते हैं जिससे हमें और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि बॉइलिंग पॉइंट जो है डाउन द ग्रुप क्या होता है, इंक्रीज़ होता है, ये हम जानते हैं। बट एक एक्सेप्शनल है यहाँ पे, एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन है, वो है NH3 का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो PH3 से ज़्यादा होता है। जबकि हमने बोला कि डाउन द ग्रुप जो है बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ हो रहा है तो उस हिसाब से PH3 का ज़्यादा होना चाहिए और NH3 का कम। बट यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि जो NH3 है उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है PH3 से। तो ऐसा क्या है, हाइड्रोजन दोनों में 3-3 है और नाइट्रोजन और फॉस्फोरस में हमेशा हम देखते हैं फ़र्क। तो हम जानते हैं कि नाइट्रोजन जो है इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो अगर हम इसका डायग्राम बनाएं इस तरह से, देखिए, तो 3 हाइड्रोजन से ये घिरा हुआ होगा, है ना, यहाँ पे लोन पेयर होगा। ओके, सो ये रहा आपके पास हाइड्रोजन और यहाँ पर ये क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स खींचेगा तो ये 3 नेगेटिव हो जाएगा और ये हो जाएगा पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, है ना। जब हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं तो हम उसके जो 2 मॉलिक्यूल्स हैं, यानी कि एक NH3 के, अगर हम NH3 की बात करें तो सिर्फ एक NH और एक 3 NH3 थोड़ा ना होते हैं हमारे पास, बहुत सारे होते हैं, है ना। अमोनिया में अगर हम अमोनिया ले रहे हैं तो हम एक अमोनिया थोड़ा ना ले सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं हम एक अमोनिया, नहीं कर सकते हैं, बहुत सारे अमोनिया होंगे उसमें साथ में। तो हमेशा हमें इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है कि जो दूसरे अमोनिया है उससे उसका लिंकेज कैसा है। जितना अच्छा लिंकेज होगा उतना ज़्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट होगा, ये हम जानते हैं, है ना। तो यहाँ पर जो अमोनिया है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि अगर हम देखें तो यहाँ पे एक और अमोनिया, एक बिल्कुल ऐसा ही एक और अमोनिया होगा, है ना। सेम यहाँ पर भी पॉजिटिव चार्ज होगा, इनमें भी, और इसमें भी 3 नेगेटिव चार्ज होगा। तो ये जो हाइड्रोजन हुए हैं वो इस नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएंगे, कौन सा, इंटरमॉलिक्यूलर, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल्स के बीच में हो रहा है, ठीक है, 2 मॉलिक्यूल्स के बीच में यहाँ पर बॉन्ड बन रहा है, एक हाइड्रोजन और एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के बीच में। तो इसे हम क्या बोलते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। तो हमेशा जब भी हम देख रहे हैं बॉइलिंग पॉइंट तो उसमें हमेशा देखना है हमें इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसी है। तो यहाँ पर बहुत अच्छी है। तो यहाँ पर इसी वजह से PH3 यानी कि फॉस्फीन का बॉइलिंग पॉइंट कंपैरेटिवली अमोनिया के कम है। बाकी में नॉर्मल ट्रेंड चलता है, अमोनिया और PH3 के केस में रहता है NH3 का ज़्यादा। तो यही रीज़न लिखेंगे, दिस इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन अमोनिया विच इज़ नॉट देयर इन PH3। तो वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है नहीं, तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट नहीं है तो उसमें इंटरमॉलिक्यूलर तो क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी नहीं होगी। सिंपल है। आज के लिए हम इतना ही करेंगे, ठीक है। हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 15 में हमें और भी टॉपिक्स पढ़ने हैं। अभी हमने बॉन्ड एंगल पढ़ा है, बॉइलिंग पॉइंट भी देख लिया, है ना। तो अब हमें इसके और भी जो टॉपिक है, सॉल्युबिलिटी, भी बहुत से टॉपिक आने वाले हैं, थर्मल स्टेबिलिटी, भी बहुत कुछ आएगा अभी आगे, वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। If you found my video helpful, then please like the video and comment if you have any doubts regarding the topic, and do subscribe the channel if you really wanted to learn like this. So keep watching my videos and stay tuned with my channel. Goodbye.